बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जो हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, उसकी लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हमने सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 15 तक, और इसमें दो कंसेप्ट हैं और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली जो आप देखें कि जो इसमें एविक्शन ऑफ टेनेंट या इजेक्शन या इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, और सेकंड जो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ है, यहाँ पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जब एविक्शन ऑफ टेनेंट की बात आती है तो ऑल दो जो ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 15 में है, बट सेक्शन 15 हमेशा रेड विद सेक्शन 13 किया जाता है। तो जो 13 में ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट की, अगर टेनेंट अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करे, इवन देन लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन ऑफ टेनेंट क्या है? किराएदार की बेदखली। और किराएदार की बेदखली का कंसेप्ट कब आएगा, क्वेश्चन कब रेज होगा कि डेफिनेटली एक सिंपल, चलो हम इसको वैसे कर लेते हैं। पहले हम इसको किताब की तरफ जाने से पहले, अब हम में से हर बंदा तकरीबन या तो क्या है वो किराएदार है, और या वो हम तो गरीब लोग किराएदार हैं। आप मालिक मकान होंगे, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो मालिक मकान, जो हम जैसे गरीब हैं वो क्या है हर जगह पर किराए के मकानों में रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम मालिक मकान हैं तो मालिक मकान होने के नाते अपने फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियाँ या जो चीज़ हम एक टेनेंट से चाहते हैं अगर हम उसको सोच लें तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। क्या ज़िम्मेदारी बनती है जनाब? एक किराएदार की सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या है कि वो वक्त पर क्या अदा करे, किराया अदा करे। दूसरी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो अनअथराइज, अच्छा इसमें जहन में रखें, एक होता है अनअथराइज और एक होता है इलीगल। इलीगल पर्पज़ के लिए तो यूज़ कर ही नहीं सकता। इलीगल क्या है? कोई जुआ खाना बना दिया या कोई और ऐसा काम करने का वो काम करे जो लॉ परमिट ही नहीं करता। और अनअथराइज यूज़ ऐसा होता है जो लीगल हो सकता है बट आपको परमिट नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर जो मुझे मेरे जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो किस चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है? वो हुआ एकेडमी बनाने का। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ हॉस्टल के अंदर, तो उस सूरत में हॉस्टल कोई इलीगल तो नहीं है बट अनअथराइज है, क्योंकि मुझे अथराइज नहीं किया गया, लिहाजा मैं इसको हॉस्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अनअथराइज लीगल हो सकता है बट अगर अनअथराइज वो काम ना करे तो क्या हो गया जनाब कि एक जो किराएदार है वक्त पर क्या करे, किराया दे, कोई अनअथराइज यूज़ ना करे। अगर रेंट एग्रीमेंट में परमिटेड नहीं है तो उसको सब लेट ना करे, और उसके अलावा किसी किस्म की न्यूसेंस क्रिएट ना करे। ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? किराएदार की। लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है? लैंडलॉर्ड की ये जिम्मेदारी है कि जो एक रीज़नेबल जो रिपेयरिंग का काम है वो करवा के दे, और जो अमेनिटीज़ बिजली, गैस, पानी, फ़ोन, इंटरनेट जो एग्रीमेंट में मौजूद है वो सारी प्रोवाइड करे। और अगर उसका जिक्र वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर उसको कट कर सकता है। अगर उसमें कहे कि जनाब मैं आपको ये इंटरनेट या फ़लाँ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करूँगा तो उस सूरत में, और अगर उसने जिक्र नहीं किया तो फिर वो तमाम फैसिलिटीज़ देने का पाबंद है। अगर नहीं देगा तो जो किराएदार है वो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कर सकता है। मालिक मकान की ये ज़िम्मेदारी है कि जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो करवाए। अगर वो नहीं करवाता तो किराएदार वो करवाने के बाद किराए से पैसा उसका जो है वो काट सकता है, वो जो एक्सपेंस। मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स और ऑल अदर जो टैक्सेस हैं जो लैंडलॉर्ड पर ड्यू होते हैं वो उसको इन टाइम पे करे। अगर वो पे नहीं करता और उस सूरत में अगर कोई शख्स किराएदार से प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करे और किराएदार उस पर वो रकम अदा कर दे तो किराएदार क्या कर सकता है? वो रकम किराए से काट सकता है। तो ये सारी बातें अभी हमने इसमें पढ़नी जो जनरल जो हमारे उसके रिलेटेड है कि क्या किराएदार की जिम्मेदारियाँ हैं और कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं किसकी, एक लैंडलॉर्ड की। पहली चीज़ है सबलेटिंग। सबलेट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि सबलेट का मतलब क्या है, किसी और को किराएदारी पर कोई चीज़ देना। कि जब एक टेनेंट किसी को सब टेनेंट बनाता है, एक किराएदार किसी को मज़ीद किराएदार रखता है, तो ये क्या कहलाता है? सबलेटिंग। अगर परमिटेड है तो ठीक, अगर परमिटेड नहीं है तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो सबलेटिंग उस वक्त होगी कि जब आप उसको क्या करें, परमिट करें कि जनाब आप सबलेट इसको कर सकते हैं। सेकंड है ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, जो मालिक है उसकी
क्या जिम्मेदारियां हैं जनाब? जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी में जो पहली जिम्मेदारी है वो क्या है? प्रोवाइड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट टू द टेनेंट। नंबर 1, प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी टू टेनेंट, कि जो उसने रजिस्टर करवाया है उस टेनेंसी एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी टेनेंट को देना उसकी पहली जिम्मेदारी। सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट रिपेयर द प्रेमिसेस। अब वो कहता है कि इसमें पहली चीज क्या है? सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट है। अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर नहीं, अगर है तो फिर वो क्या कराएगा? रिपेयर। किसको रिपेयर करवाएगा? प्रेमिसेस को। बट इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर वहां पर लिखा है तब, अगर नहीं लिखा तो फिर नहीं करवाएगा। और उसके बाद पे द टैक्स फी आर चार्ज। पे, जो जिस किस्म का टैक्स है, कोई जो फीस है, जो भी चार्जेस हैं, गवर्नमेंट ड्यूज हैं, वो उसको पे करेगा। और सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट, फिर मजीद है कि सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड शैल नॉट, ये हो गए लैंडलॉर्ड के डूज, जो काम उसको करने हैं। और आगे हम बात करते हैं उसके डोंट्स के, कि जो काम उसने नहीं करने। कौन कौन से काम नहीं करने? शैल नॉट पे आ गए। लेकिन वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई मैं गैस का कनेक्शन कट कर दूंगा, मैं इंटरनेट का कनेक्शन कट कर दूंगा, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं लिखा तो फिर कट ऑफ, सस्पेंड और विदहोल्ड एनी इम्यूनिटी। कट ऑफ, विदहोल्ड क्या चीज? एनी इम्यूनिटी। व्हाट इज मेंट बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब है जो बिजली, गैस, पानी, जो सहूलियात हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी किस में फॉल करती हैं? इम्यूनिटीज में फॉल करती हैं। और उसके बाद एंटर द प्रेमिसेस विदाउट गिविंग द नोटिस। एंटरिंग प्रेमिसेस विदाउट नोटिस, तो यहां पर लैंडलॉर्ड को पाबंद किया जा रहा है कि वो, अगर तो एग्रीमेंट में है कि जी जब दिल चाहे वो विजिट कर सकता है, फिर तो ठीक है। अगर ऐसी बात नहीं लिखी तो लैंडलॉर्ड शैल नॉट एंटर द प्रेमिसेस विदाउट नोटिस, और कोई भी एम्यूनिटी को वो कट ऑफ नहीं करेगा। और इफ लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अब क्या है? फिर उसकी सूरत में पेनल्टीज हैं। रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इफ अ टेनेंट हैज बीन इन एंजॉयमेंट ऑफ इम्यूनिटी, तो वो उसको कहेगा जनाब ये इम्यूनिटीज को क्या करो? वापस करो। बिजली, गैस, पानी का कनेक्शन इसको वापस बहाल करो। और अगर वो बहाल नहीं करता तो वो शख्स अपनी जेब से वो कनेक्शन लगवाएगा और उसके पैसे किराए में से काटेगा। दूसरी बात। और तीसरी बात, इफ लैंडलॉर्ड हैज फेल्ड टू कीप द प्रेमिसेस इन हैबिटेंट कंडीशन आर टू मेक नेसेसरी रिपेयर्स, डायरेक्ट दैट द रिपेयर्स मे बी मेड बाय द टेनेंट। तो अगर उसने रिपेयरिंग नहीं करवाई और वो घर इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पर कोई रह सके, तो इस सूरत में लैंडलॉर्ड क्या करेगा? टेनेंट क्या करेगा? उस घर को रिपेयर करवाएगा और तमाम अमाउंट किससे ले सकता है? वो लैंडलॉर्ड से ले सकता है। तो सेक्शन 12 में वो तमाम चीज़ें जो लैंडलॉर्ड को करनी हैं, वो तमाम चीज़ें जो लैंडलॉर्ड को नहीं करनी। और उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उस सूरत में टेनेंट्स के जो राइट हैं वो भी किस में बयान किए गए हैं? वो सारे के सारे जो हैं वो 12 में। तो डेफिनेटली जो सेक्शन 12 है ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी ऑफ द लैंडलॉर्ड है एंड इट इज़ राइट ऑफ द टेनेंट। अगर आपसे अलग से एक पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ टेनेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, तो आप कहेंगे कि वो तो हमने पढ़ा ही कोई नहीं था। ओ भाई, जो ऑब्लिगेशंस है, किसकी ऑब्लिगेशंस है? लैंडलॉर्ड की जो ऑब्लिगेशंस है वो किसके राइट है? वो राइट ऑफ द टेनेंट है। पहला राइट ये है कि जो उसका टेनेंट होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा, वो कोई भी चीज़ कट ऑफ नहीं करेगा। दूसरा राइट ये है कि वो उस परमिशन के बगैर एडेड उसमें एंटर नहीं होगा। तीसरा राइट ये है कि उसको कॉपी दी जाएगी टेनेंसी एग्रीमेंट की। चौथा राइट ये है कि वो कोई भी जो रिपेयर शेयर है वो लैंडलॉर्ड उसको करवा के दे। पांचवा राइट ये है कि जितने भी टैक्सेस और जो फ़ी वगैरह है वो लैंडलॉर्ड सारी की सारी पे करे। और अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं? अब रेमेडीज़ उसके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर सवाल आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, चलो इसको सवाल पूरा बनाकर आपको मैं दे देता हूँ, सवाल का रुख क्या बनेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी राइट्स कौन से क्रिएट किए गए हैं टेनेंट के और उसके पास रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तो हम इसमें
ओवरऑल किसको आउटलाइन अगर हम इसकी बनाते हैं जनाब, तो पहले हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है क्या, इसका मकसद क्या है, और इसका स्कोप हमने बताना है कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक है, पंजाब तक है। फिर सेकेंडली हमने क्या कहा कि जब भी आपका ये जो रिलेशन है, सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे क्या चीज़, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंड लॉर्ड और टेनेंट। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे होगा, ये एक रिटर्न जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है उसके ज़रिए से होगा। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने लैंड लॉर्ड को डिफाइन करना है किसके मुताबिक, सेक्शन 2 के मुताबिक, और टेनेंट को डिफाइन करना है वो भी किसके मुताबिक, सेक्शन 2 के मुताबिक। इनको डिफाइन करने के बाद फिर हमने क्या देने हैं, फिर उसने कहा कि जी राइट्स ऑफ टेनेंट। तो ये राइट्स ऑफ टेनेंट में हमने क्या लिखना है, जो भी ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंड लॉर्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, राइट्स ऑफ द टेनेंट हो गए, वो हमने लिख दिए। उसके बाद इन केस जो लैंड लॉर्ड है वो वायलेट करता है राइट्स ऑफ द टेनेंट, तो कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, उसके पास जो रेमेडीज अवेलेबल हैं, पहली रेमेडी है कि वो किसके पास जाएगा, रेंट कंट्रोलर के पास, रेंट ट्राइब्यूनल के पास। और यहाँ पर हमने एक चीज़ क्लियर की, अब यहाँ पर आपने लिखना है कि रेंट ट्रिब्यूनल में सिर्फ वो उस वक्त जाएगा कि अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे किसका, 5% ऑफ एनुअल। और जब हम इसका जिक्र करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करके आएंगे, वो लिखना है कि क्योंकि एज पर लॉ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो लिहाजा ये जो है, जो इसके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज की गई है, अगर ये देखा जाए तो ये इर्रेशनल है, क्योंकि उसके ऊपर जब जिम्मेदारी नहीं है उसके रजिस्टर करवाना, तो इस सूरत में जो है ये उसको नहीं कहा जा सकता कि आपने ये मामला जो है वो, क्योंकि तो हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी हद तक। फिर उसके बाद फर्दर क्या हो गया, अब रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं कि उसको एमेनिटीज़ प्रोवाइड करना, वो खुद उस चीज़ को क्या कर सकता है, रिपेयर करवा के एक्सपेंस ले सकता है, या वो तमाम जो एमेनिटीज़ हैं उसको क्या करवा सकता है, दोबारा उसको इंस्टॉल करवा कर उसके पैसे किससे ले सकता है, लैंडलॉर्ड से ले सकता है। तो इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसमें आप सेक्शन किसका हवाला देंगे, सेक्शन 14 का भी हवाला देंगे। सेक्शन 14 किस हवाले से है, सेक्शन 14 है रीइंबर्समेंट ऑफ, किस चीज़ की रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि जितने एक्सपेंसेस एक टेनेंट उस मकसद के लिए करेगा जो कि ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड है, तो वो तमाम अमाउंट को क्या करवा सकता है, रीइंबर्स का मतलब है उसको वापस ले सकता है जनाब। तो इस तरह करके हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा रीइंबर्समेंट का जिक्र करने के बाद। अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस चीज़ के हवाले से आ सकता है, एविक्शन ऑफ टेनेंट के हवाले से। एविक्शन ऑफ टेनेंट में हमने 2 सेक्शन देने हैं, 13 देना है और 15 देना है, 13 और 15। 13 इनफेक्ट क्या है, 13 है जनाब आपका ऑब्लिगेशन, किसकी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। और अगर कोई टेनेंट अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगा तो लैंडलॉर्ड उसको क्या कर सकता है, एविक्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड जो 15 है वो क्या कहता है, वो डायरेक्ट एविक्शन ऑफ टेनेंट की बात करता है कि किन ग्राउंड्स पर टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसको पढ़ा जाएगा, इसका जो क्रॉस रेफरेंस अगर आप देना चाहें तो सेक्शन 7 भी इसके अंदर आप उसका हवाला दे सकते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा जनाब, पहली जिम्मेदारियां क्या हैं टेनेंट की, कीप द प्रेमिसेस इन कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट। पहली जिम्मेदारी अंडर सेक्शन 13, कीप द प्रेमिसेस इन कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट। उस हालत में उस इहाते को, उस प्रेमिसेस को रखना, किस हालत में रखना जनाब, कि जिसमें उसको दिया गया था, एक्सेप्ट जो एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। अब पिछले दिनों मैंने एक फ्लैट लिया तो उसमें सीपेज थी, तो सीपेज के बाद दीवार क्या हो जाती है आपको पता है कि वो टेनेंट का कसूर तो कोई नहीं है।
जनाब जब मैंने उसको वापस किया तो लैंडलॉर्ड कहता जी वो चूने के पैसे दोबारा देते हैं वाइट वाश के। मैंने कहा वो क्यों? कहता जी 25,000 रुपये वाइट वाश का। मैंने कहा भाई कड़ी गल दा जी दीवार ख़राब हो गई है। मैंने कहा भाई ये सीपेज है और ये सीपेज मेरी नहीं, ये तो तुम्हारा कसूर है कि तुमने इसको प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रखा। कहता नहीं जनाब आपको तो देना पड़ेगा। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। फिर उसने कहा नहीं आपको देने की ज़रूरत नहीं। मजबूरी, बंदा क्या करे, अब ना भी करना चाहे तो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो कीप द प्रेमिसेस हो गया, यूज़ द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट आउट। दूसरी चीज़ यूज़ कौन सा? ओनली अथराइज्ड। अथराइज्ड यूज़ करेगा, अनअथराइज्ड यूज़ नहीं करेगा। फिर अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। अलाउ करेगा, लेकिन उसमें अगली बात है ना, अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर प्रेमिसेस, और उसमें अगली बात क्या है कि लैंडलॉर्ड भी नोटिस देने के बाद आएगा, बगैर नोटिस के नहीं आएगा। फिर हैंड ओवर द वेकेंट पोजेशन, हैंड ओवर वेकेंट पोजेशन, वापस करते वक्त उसको जो कब्ज़ा है वो प्रॉपर तरीके से देगा। और उसके बाद नॉट काज न्यूसेंस टू नेबर्स और प्रेमिसेस, नॉट काज न्यूसेंस टू नेबर्स और प्रेमिसेस। तो कोई न्यूसेंस काज क्रिएट नहीं करेगा। नॉट मेक अ स्ट्रक्चर चेंज, नो चेंज इन स्ट्रक्चर। जैसे भी आप यहाँ पर देख लें, आपको नजर आएगा कि दरमियान से दीवार क्या की गई है, निकाली गई है, 2 कमरों को 1 कमरा। तो अगर इस तरह का कुछ चेंज करना ही स्ट्रक्चरल चेंज है ना, तो ये विद द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड वो कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। और अगर वो कोई भी ऐसा काम करेगा तो लॉ कहता है कि उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, एविक्शन ऑफ टेनेंट की दरखास्त दे सकता है। इफ अ टेनेंट फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट और द टेनेंसी एग्रीमेंट, द लैंडलॉर्ड में गिव नोटिस टू राइटिंग टू द टेनेंट स्पेसिफाइंग द एक्ट और ओमिशन एंड द रेमेडियल एक्शन to be taken by the tenant within a specified limit. A landlord may file an application to a rent tribunal for an order directing the tenant to fulfill the obligation or may seek eviction of the tenant. तो एक eviction का जिक्र कहाँ पे आ गया कि या तो रेमेडियल एक्शन, मतलब कोई डैमेजेस वगैरह भी उससे ले सकता है, और उसके साथ साथ क्या ले सकता है, वो उससे साथ साथ वो उसको एविक्शन की दरखास्त भी दे सकता है कि जनाब इसको क्या कर दिया जाए, एविक्ट कर दिया जाए। क्यों एविक्ट कर दिया जाए? क्योंकि इसने कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जो सेक्शन 13 में उसको बताई गई थी उसने पूरी नहीं की। तो मीन्स ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन बन सकता है। 15 की बात करें तो 15 डायरेक्टली डील करता है, कहता है किस सूरत में एविक्शन होगी जनाब। एविक्शन की सूरत में 15 सेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला कि जो टेनेंसी पीरियड है हैज़ बिन कंप्लीटेड, अगर वो टाइम पूरा हो चुका है और किराएदार उसके बावजूद वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, एप्लीकेशन उसकी वो देने को उसको कहा जाए कि ठीक है जनाब आप इसको एविक्शन की दरख्वास्त इसके खिलाफ दे दें। द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे द रेंट, टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे रेंट। लेकिन हमने क्या कहा था, पहले तो उसको कहा कि हर महीने की 10 तारीख को, लेकिन फर्दर ये दरखास्त देने के लिए ज़रूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 ने कहा था कि हर महीने की कब वो देगा, 10 तारीख को। उसके बाद 1 महीना वेट करना है। अगर वो पूरा महीना किराया नहीं देगा तब उसको क्या किया जाएगा, दरखास्त उसके खिलाफ दी जा सकती है। ये नहीं कि 10 को उसने किराया नहीं दिया, 11 को आप दरखास्त दे दें। 1 महीना वेट करने के बाद द टेनेंट हैज़ कमिटेड अ वायलेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 13, यहाँ पर भी लिख दिया। उससे पहले क्या है जनाब कि द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ कंडीशन। क्या मतलब, अगर कोई कंडीशन थी कि आपने सबलेट नहीं करना, वो सबलेट करता है, कोई और ऐसा काम था जो नहीं करना चाहिए था, अगर वो करता है तो उसको निकाल सकता है। या वायलेशन करता है, किस चीज़ की वायलेशन करता है, वायलेशन ऑफ कंडीशन, कौन सी, अंडर सेक्शन 13।
सेक्शन 13 की कंडीशन की वायलेशन करता है, द टेनेंट हैज़ यूज द प्रेमिसेस फॉर अ पर्पस विद इन अ डिफरेंट फॉर द पर्पस, तो अनऑथराइज यूज उस सूरत में भी, और अनऑथराइज यूज के बाद जो लास्ट इसमें पॉइंट है, द टेनेंट हैज़ सबलेट, लेकिन ये सबलेट क्या है, सबलेट है विदाउट रिटन कंसेंट। ये क्या हो गया जनाब, ये हो गए हमारे ग्राउंड्स फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। लेकिन ये टोटल जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब इसका जिक्र किया कि वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 13, तो मीन्स ये भी सारे के सारे क्या हैं, ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। एक तो बन सकता है जनाब ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी, या रेमेडीज अवेलेबल विद द टेनेंट, या एविक्शन ऑफ टेनेंट उसके ग्राउंड्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर हम इसको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखें तो सारी चीज़ें इसी तरह ही एप्लीकेबल हैं कि अगर कोई भी किराएदार जो है वो टाइम पीरियड पूरा होने के बावजूद जगह ना छोड़े तो उसके लिए एविक्शन, अगर वो रेंट पे ना करे तो फिर एविक्शन की दरख्वास्त, अगर वो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है जो एग्रीमेंट किए हैं उसको पूरा ना करे तब, अगर वो सेक्शन 13 के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करे, अनऑथराइज यूज़ करे या सब लेट करे विदाउट रिटर्न कंसेंट, तो इन तमाम सूरतों में किसी भी टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है कि कीप द प्रेमिसेस इन गुड कंडीशन है, उसके बाद नो अनऑथराइज यूज़ है, अलाउ द लैंडलॉर्ड, लेकिन लैंडलॉर्ड नोटिस देकर आएगा, हैंड ओवर द वेकेंट पोजीशन, और नॉट कास्ट न्यूसेंस, और नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। कोई ऐसा अगर स्ट्रक्चर में चेंज विद द परमिशन करता तो विद द परमिशन कुछ भी हो सकता है, विदाउट परमिशन वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा।